गुड मॉर्निंग। आपके ऑर्गेनिक और फिजिकल की क्लास मैं पहले ले चुका हूँ और इसके यूट्यूब वीडियो भी है जो आपको रेगुलर देखने हैं। इसके पीडीएफ नोट्स भी है जो आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं थर्ड ईयर क्लास में। अब यहाँ जो मैं भी आपके लिए टॉपिक ले रहा हूँ वो है आपके 10 इम्पोर्टेंट सोल्व्ड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको जो शुरू से करवाए हैं टॉपिक आपको वही देखने हैं, पूरा डिटेल में आपको देखना है। यहाँ तो केवल चूंकि कोविड की सिचुएशन की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, तो यहाँ केवल ये कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन आज मैं फर्स्ट यूनिट के लिए लूँगा, ऑर्गेनिक की इसी प्रकार ऑर्गेनिक की बाकी यूनिट का भी लूँगा, और फिजिकल में भी सेम इसी प्रकार से 1 से लेकर 5 यूनिट में प्रत्येक में 10-10 सोल्व क्वेश्चन को मैं करूँगा। ये ले आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपने लेते हैं। आपको पता ही है यूनिट फर्स्ट में आपके है कि कौन या कौन से एनएमआर सक्रिय है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, विच इज और आर एनएमआर एक्टिव। तो हमने ये लिख दिया 5B10 6C12 7N14 8O16, ये हमने इस तरह से लिखे। मैंने आपको एक टेबल बताई थी पहले कि एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है और स्पिन क्वांटम संख्या है। तो जिसके लिए भी स्पिन क्वांटम संख्या 0 होगी वो क्या होंगे, एनएमआर इनएक्टिव होंगे, असक्रिय होंगे। यानी वो कौन सी स्थिति में होगा, जबकि एटॉमिक नंबर यानी ये वाला, ये एटॉमिक नंबर ये भी इवन हो और मास नंबर भी इवन हो। तो अब हम कहते हैं कि एनएमआर इनएक्टिव या एनएमआर असक्रिय कौन से होंगे, तो हम कहेंगे ये एनएमआर असक्रिय है, यानी एनएमआर में सिग्नल नहीं देगा। दूसरा और कौन सा होगा, ये एनएमआर असक्रिय है, ये नहीं देगा। लेकिन बाकी सभी के अंदर यहाँ पर ओड है, ये ओड है, ये इवन तो है लेकिन यहाँ मास नंबर ओड है, तो ये भी देंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिसमें अगर मान लो जैसे हमने ये वाला एक एग्जांपल लिया जिसमें 5B10 लिया, यानी ओड तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया आपका इवन यानी सम संख्या में। तो ये 1 3 5 होंगे इसमें, मतलब 1 3 5 ये स्पिन क्वांटम नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं मान लो ये वाला लेता हूँ 6C13, यानी इवन हो गया इसका एटॉमिक नंबर और ओड हो गया इसका मास नंबर, तो 1/2 3/2 5/2 इनके आपके स्पिन क्वांटम नंबर है। तो ये भी अलग से पूछे जा सकते हैं। हमें तो ये ध्यान रखना है कौन से एनएमआर सक्रिय होंगे, तो हमें ध्यान रखना है वो एनएमआर, हमें तो एनएमआर असक्रिय को ध्यान रखना है, यानी इनएक्टिव को ध्यान रखना है। वो कौन से होते हैं, जिसमें दोनों की दोनों सम हो, क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। टीएमएस का उपयोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीएमएस का उपयोग संदर्भ के रूप में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों किया जाता है। ये हमें पता है, टेट्रा मेथिल सिलेन, और इसमें ये 4 मेथिल ग्रुप है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे इसमें एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि 12 तुल्य प्रोटॉन है। तो अब ये तुल्य प्रोटॉन क्या है, ये भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा। तो 12 तुल्य प्रोटॉन है, तो यहाँ पर अवशोषण जो तीव्रता है, अवशोषण तीव्रता उच्च होगी। तो यहाँ अवशोषण तीव्रता उच्च होगी, तो ऐसे में इसकी कम सांद्रता ही पर्याप्त है, कम सांद्रता ही पर्याप्त है। तो 12 प्रोटॉन अवशोषण दर्शाएंगे तो इसकी पीक की इंटेंसिटी भी काफी हाई होगी। दूसरा नंबर हम कहते हैं सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है तो आपका सिग्नल कहां पर चला जाता है, डाउन फील्ड पर, लेकिन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो सिग्नल कहां आ जाता है, अप फील्ड पर। तीसरा, इसलिए हमको ये अप फील्ड पर हमको सिग्नल मिलेगा। और प्रोटॉन क्या होंगे, शील्डेड होंगे, यानी परिरक्षित होंगे, परिरक्षित, शील्डेड जिसको हम कहते हैं। अब इसका तीसरा हम कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्यों, क्योंकि ये सब तरफ हाइड्रोकार्बन है, तो ये जब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा तो ऐसी स्थिति में बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आप अभिक्रिया या जो हम जब स्पेक्ट्रा लेते हैं तो इससे हम वापस से अलग कर सकते हैं। और चौथा, ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन की वजह से ही ये लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। तो आप जब इसको किसी सब्सटेंस के साथ लेते हैं तो इसकी जो पीक आएगी वो अपने राइट हैंड साइड होएगी, यानी कि इधर की तरफ, जिसमें हम कहते हैं अप फील्ड होएगी, और बाकी सब इसके तुलना में डाउन फील्ड होगी। इसीलिए इसको लिया जाता है। 4 कारण हमें लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं।
डेल्टा और टॉ में अंतर बताइए, यानी अब हमने कौन सा लिया, डेल्टा टॉ में अंतर बताइए या डेल्टा टॉ में संबंध बताइए। मैंने आपको ये पहले बताया था कि रासायनिक शिफ्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल पहले ले लेता हूं, जैसे हमने लिया CH3CH2Cl, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये समझने के लिए, हमें पता है अगर ये ए और बी, हम पीक की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं TMS की पीक, और ये जो TMS के लिए डेल्टा का मान क्या होता है, 0 ppm। 0 ppm पर हम डेल्टा 0 ppm हम मानते हैं, डेल्टा स्केल हो गया एक तरह से, डेल्टा स्केल। और यहां से हम चलते 1 2 3 डैश 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 डैश, और ये हम चले कहां पर, ये 10 तक। और इसी तरह से अगर मैं टॉ स्केल पर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 1 2 3 डैश 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 और ये 10, ये सॉरी नो, ये नो। और यहाँ से जब हम 0 कह रहे हैं तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉ पर ये 10 आ जाएगा, ये मान आपके हो गया 10। तो टॉ स्केल पर 10 ppm, ये इस तरह से, यानी डेल्टा प्लस टॉ जो है वो किसके बराबर होता है, 10 ppm के बराबर होता है। तो अगर डेल्टा 0 होगा तो टॉ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डेल्टा 1 होगा तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, तो हम इसकी जब पीक देख रहे होते हैं तो हमें पता है कि ये डाउनफील्ड पर होती है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो इसकी पीक हमारे को मिलेगी यहाँ पर। और CH3, ये इसकी पीक हमें मिलेगी अप फील्ड पर इसकी तुलना में। अभी नंबर मैं नहीं बता रहा कहां पर इनकी पीक आ रही है, तो ये अपने पास हो गया बी, यानी ये अप फील्ड पर और ये डाउन फील्ड पर। अब इसकी इंटेंसिटी इससे ज्यादा होगी क्योंकि 3 प्रोटॉन है, वही हमने अभी कहा TMS में 12 प्रोटॉन है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। फिर साथ में ये हम स्प्लिटिंग की तो बात करेंगे जो हम पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 3H का ट्रिपलेट होगा, पास वाले की वजह से 2+1 में टूट जाता है, और यहाँ 2H का आपको क्वार्टेट प्राप्त होगा, ये हम यहाँ दिखा। तो ये जो हम यहाँ पर जो दिखाते हैं TMS के सापेक्ष जो है, हम सिग्नल की स्थिति को दिखाते हैं, सिग्नल की स्थिति, या हम यूं कह सकते हैं रासायनिक शिफ्ट को दिखाते हैं, और उसे हम डेल्टा और टॉ स्केल पर दर्शाते हैं। अब आता है रासायनिक तुल्य प्रोटॉन, यूं भी पूछा जा सकता है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये भी पूछा जा सकता है तुल्य अतुल्य प्रोटॉन, होमोटॉपिक प्रोटॉन, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन, डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन, ये क्या चीज होते हैं भाई। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि हमें ये देखना है कि होमोटॉपिक प्रोटॉन और हेट्रोट्रोपिक प्रोटॉन, दो तरह के प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन को हम कौन से बोलते हैं, होमोटॉपिक, और दूसरा हमने कौन सा बोला, हेट्रोटॉपिक, यानी कौन सा, हेट्रोटॉपिक। और हेट्रोटॉपिक में ही हम दो भागों में बांटते हैं, एनिसोटॉपिक और दूसरा हमने कहा डाइस्टीरियोटॉपिक। तो अगर मान लो हम किसी प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वही संरचना हमको प्राप्त होती है, जैसे हमने कहा CH3Cl है, अब इसमें तीनों हाइड्रोजन जो है वो सिमिलर है, और इसमें अगर मैं किसी को भी एक को हटाऊं, जैसे मान लो मैंने इसको ए का, इसको बी का, इसको सी का, मान लो मैं इसको हटाता हूं किसी ग्रुप से, तो G C, मान लो किसी ग्रुप से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करा, तो ये Cl, ऐसे ही मान लो मैं दूसरे वाले को कर दूं, ये G, ऐसे HCl। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी को भी सब्स्टिट्यूट करूं सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, तो ऐसे प्रोटॉन क्या होंगे, होमोटॉपिक। और होमोटॉपिक जो प्रोटॉन होते हैं वो वन सिग्नल देते हैं। अब बात आती है इसमें हेट्रोटॉपिक में, एनिसोटॉपिक। अगर मान लो मैंने इस तरह का कोई प्रोटॉन लिया H और ये मैंने लिया CHO और ये लिया मान लो CH3। अब इसमें मैं मान लो पहले इसको, किसी भी एक को, दोनों प्रोटॉन हमने लिए, अब इन दो प्रोटॉन में मैंने मान लो इसको सब्स्टिट्यूट करा, ये ए ऐसा ही रह गया, CHO हमने लिया, CH3 लिया। ऐसे ही अब मैं दूसरे वाले को ए को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये G करा, ये HB ऐसा ही रह गया, CHO हो गया और CH3 हो गया। तो ये अगर हमको एनेंशियोमर प्राप्त होते हैं तो ये दोनों प्रोटॉन कौन से होंगे, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे, एनिसोटॉपिक प्रोटॉन। और एनिसोटॉपिक प्रोटॉन भी एक ही सिग्नल देते हैं, कौन से, कायरल। लेकिन अगर मीडिया कायरल हुआ तो फिर दिक्कत आ जाती है उसमें। तो हमें ध्यान रखना है एनिसोटॉपिक प्रोटॉन, हमें तो बस ये ध्यान रखना है ये जो तुल्य प्रोटॉन कौन से होते हैं, होमोटॉपिक और एनिसोटॉपिक। कायरल मीडिया में ये अलग आ जाता है इनका सिग्नल। अब आता है कि अतुल्य प्रोटॉन कौन सा होगा, यानी डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कौन सा होगा। तो हमने कहा अगर मान लो मैंने एक इस तरह का लिया प्रोटॉन, ये मैंने लिया, मान लो जो मिरर इमेज प्राप्त नहीं होते प्रोटॉन को अगर मैं किसी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे मान लो मैंने ये वाला लिया, अब इसमें अगर मान लो मैंने लिया इसको, पहले मैंने इस प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करा जी से करा, तो ये हमको क्या मिल गया, H और ये H। अब मान लो मैं इसको कर रहा हूँ किससे, यानी ये H को तो यहीं रहने दिया, और अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये G आ गया, ये आपका आ गया CH3 और ये H।
अगर अब मैं कहता हूँ तो ये मिरर इमेज भी नहीं है, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, ये बल्कि सिस ट्रांसफॉर्म है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर मान लो ये जो प्रोटॉन होंगे दोनों की दोनों, ये डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रा में डिफरेंट सिग्नल देंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो मैंने ये लिया एच 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 सी एल सी एच ओ, और ये मान लो मैंने सी एच थ्री लिया, इसी प्रकार इन दोनों को भी अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये हमें डाइस्टीरियोमर प्राप्त होता है, यानी कि नॉन जो मिरर इमेज प्राप्त होती है हमें, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल तो हम कह ही नहीं सकते, तो मिरर इमेज ही प्राप्त नहीं होती एक दूसरे की, यानी अगर इसको मैं करता हूं तो हमें अलग मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, इसमें करूंगा तो अलग मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, और दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होंगे। तो ये भी डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, ये भी क्या कहलाते हैं, अतुल्य नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपको बताना है होमोटॉपिक और एनिसोटॉपिक होंगे, और नॉन इक्विवेलेंट आपको बताना है डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे। अब इसमें सिग्नल की संख्या आपसे पूछिए, तो आपको पता है इसमें सिग्नल की संख्या एक होगी, सारे के सारे प्रोटॉन समान है, इसमें भी एक होगी, सारे के सारे प्रोटॉन समान है। और अब इसमें अगर मैं मान लो बात करता हूँ, मान लो मैंने करा कि ये मैं इस CH3OH की बात करता हूँ, तो CH3OH में हमको पता है कि क्या सिग्नल होंगे, CH3OH में हमको दो सिग्नल, एक इसका और एक इसका। अब मान लो मैंने बात करी किसकी, इसकी, एक दो तीन, तो हमें इसके प्राप्त होंगे तीन सिग्नल। अब इसकी बात करते हैं, तो ये मेथिल और एच ये सब एक जैसे से है, मेथिल एच मेथिल एच मेथिल एच, तो यहाँ पर हमें एक ही सिग्नल, सॉरी एक मेथिल का होगा और एक एच का होगा, दो, तो यानी हमें यहाँ दो सिग्नल प्राप्त होंगे। अब इसमें बात करते हैं, तो मेथिल इधर हो गया, इधर एच एच है, इधर एच एच है, तो इस मेथिल का तो एक ही सिग्नल होगा, इन मेथिल के इधर एच है, तो यहाँ पर भी हमको क्या होगा, यहाँ दो सिग्नल प्राप्त होंगे। लेकिन अब इस कंडीशन में हम देखते हैं, इस मेथिल के इधर एच है, इधर एच है, तो इसका तो एक होगा, दूसरा इस हाइड्रोजन दोनों का एक होगा, ये एच अलग तरह का है क्योंकि इसके ऊपर मेथिल है, इसका तीसरा होगा, इनके दोनों तरफ ये एच एच समान है, तो ये चौथा होगा, यानी इसमें चार सिग्नल प्राप्त होंगे। इसी तरह से मेथिल का एक सिग्नल होगा, ये मेथिल वही एक आएगा, दूसरा इस हाइड्रोजन का होगा, ये भी इसका भी वही सिग्नल प्राप्त होगा, तीसरा क्या होगा इस एच का, क्योंकि ये मेथिल दो मेथिल के इधर है, तो ये तीसरा हो गया, और चौथा ये हाइड्रोजन का एनवायरमेंट इससे अलग है, तो ये चौथा हो गया, तो इसमें भी चार सिग्नल प्राप्त होंगे। यहाँ CH3 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 है, तो इन तीनों का एक सिग्नल, और बाकी एक दो तीन इनका एक सिग्नल, यानी सेकंड, यानी कि इसमें दो सिग्नल, तो दो चार चार दो दो एक एक, ये दो और यहाँ तीन सिग्नल प्राप्त होंगे। अब युग्मन स्थिरांक क्या है, और मैंने आपको कहा था अगर आपको ऐसे पीक प्राप्त हो रही है, जैसे अभी हमने मान लो यूं करके, और ये मान लो आपको यूं करके यूं प्राप्त हो रही है, अभी जैसे मैंने आपके लिया था ये वाला, ये एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमने कहा CH3 CH2Cl हमने लिया, और हमने कहा था ये इसी में ही हम बता देते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको ए का हमको क्या मिलेगा, क्वार्टेट मिलेगा, तो ये क्वार्टेट यूं ही तो मिला ये, और ए का हमको मिल रहा है 2H का हमको मिला है तीन की वजह से क्वार्टेट, और यहाँ बी जो है बी का हमको ए की वजह से यानी 2H की वजह से ट्रिपलेट, तो हमको यहाँ मिला ट्रिपलेट। अब क्या होता है, ये जो बीच का गैप होता है, ये यानी शिखरों के बीच का गैप, पीक के बीच का गैप, इसको हम दिखाते हैं कपलिंग कांस्टेंट से, यानी ये वाला जो गैप होता है ये कपलिंग कांस्टेंट से इसको दर्शाया जाता है, यानी जे से दर्शाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, जे डेल्टा टॉ, ये तीनों टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो मल्टीप्लेट है उसमें जो शिखरों के बीच की दूरी, जो मल्टीप्लेट है, ये अलग अलग सिंगलेट नहीं है, मल्टीप्लेट है, यानी ये यूं है पी, लेकिन एक ऐसे सिंगलेट भी अलग अलग हो सकता है, तो उनके बीच की दूरी को तो हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा या टॉ से। लेकिन यहाँ जो मल्टीप्लेट है यानी ये डबलेट है, डबलेट है, और यहाँ पर ये कौन सा हो गया आपका ट्रिपलेट है, तो इनके जो शिखरों के बीच की या पीक के बीच की दूरी है उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं वो जे से। ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है, ये जे है। अब यहाँ जो जे है मैंने आपको तीन तरीके से बताया था, जेमिनल युग्मन होता है, समीपवर्ती युग्मन होता है, और दीर्घपरासी यानी जेमिनल कपलिंग होती है, विसिनल कपलिंग होती है, और लॉन्ग रेंज कपलिंग होती है। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं, ये सातवां नंबर हम चलते हैं, निम्न संकृत कार्बन को ये निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये किस तरीके से होता है, sp2 और फिर यहाँ पर आ जाता है आपका sp और sp3, ये इस तरह से होगा, यानी ये अपफील्ड की ओर होगा, और ये कौन सा होगा, डाउनफील्ड में होगा। डाउनफील्ड मतलब ये अपफील्ड होता है हमेशा, टीएमएस जो वाला होता है जो अपफील्ड होता है, और यहाँ क्या होता है, डाउनफील्ड होता है, डाउनफील्ड। तो ये जो आपके होते हैं sp3 जो कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है
और यहाँ जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी नहीं होता है, इसका मैंने आपको शील्डिंग डी शील्डिंग कारण बताया है। तो ये sp2 दो तरह से हो गए, एक तो होता है बेंजीन वाला यानी एरोमेटिक वाला, और एक होता है एल्कीन वाला, तो एल्कीन का। तो ये एरोमेटिक के लिए, और ये इस तरह से, तो sp3 sp sp2 sp, यानी ये यहाँ पर आप sp2 लिखोगे और यहाँ sp3 लिखोगे और यहाँ बीच में sp। अब आता है CH3OH, CH3CH2OH का NMR स्पेक्ट्रा बताइए। तो मैंने आपको ये बताया CH3CH2OH। अब हमको पता है 1H का यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए। 3H का इसकी वजह से क्या होना चाहिए, 3H का 2 की वजह से आपको क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट प्राप्त होना चाहिए। और 2H का क्योंकि यहाँ इसके पड़ोस में 3 है तो 3+1, और यहाँ इसके पड़ोस में 1 है तो 1+1, यानी कितने प्राप्त होने चाहिए, ये मल्टीप्लेट प्राप्त होना चाहिए। यहाँ तो 1H का इसकी वजह से क्या हो गया, ट्रिपलेट, यानी 2+1 हो गया ना ये, और यहाँ इसकी वजह से 2+1 यानी ट्रिपलेट। और यहाँ जो है 2H का जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये मल्टीप्लेट प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये उसी स्थिति में होगा जबकि क्या होगा, जबकि आप उसमें क्या करोगे, जबकि तापमान कम हो, और हम कहते हैं या आपने शुद्ध अल्कोहल लिया है, ठीक है, और तीसरा आपने कहा अजलीय विलायक लेते हो, आप अल्कोहल को अजलीय विलायक में लेते हो, नॉन एक्वा सॉल्वेंट में। लेकिन अगर मान लो मैंने CH3CH2OH को मैंने वाटर के अंदर ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हो जाता है, CH3CH2OH आ गया और HOH आ गया। ये रिएक्शन जो होती है, ये इसको हम बोलते हैं केमिकल एक्सचेंज या रासायनिक विनिमय, या मैंने आपको बोला भी था, बताया भी है पहले, रासायनिक विनिमय। ये जो रिएक्शन है बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होने के कारण ये प्रोटॉन जो है इस पर अधिक समय तक नहीं रह पाता। अधिक समय तक नहीं रहने के कारण ये प्रोटॉन इसके साथ कपलिंग नहीं करता। तो इसीलिए 3H का हमको केवल इसकी वजह से ट्रिपलेट होगा, 2H का इस 3 की वजह से हमें क्वार्टेट होगा, और ये 1H का हमको केवल सिंगलेट प्राप्त होता है। कौन से, जबकि जलीय माध्यम। लेकिन अगर जलीय माध्यम नहीं लिया, तापमान कम लिया, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इस तरह से, अगर बहुत कम टेम्परेचर पर शुद्ध अल्कोहल लिया तो आप वो किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो हमें ऐसे युग्मन वाली स्थिति प्राप्त होगी, और अजलीय विलायक लेने पर भी हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। सेम ऐसे ही एक आता है, जैसे एक आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल की पोजीशन आती है। ये जैसे मान लो हमने लिया, ये एक्सियल पोजीशन है, और जैसे ही मैंने ये इसको इस फॉर्म में लिया, तो ये सॉरी, ये इक्वेटोरियल की पोजीशन है और ये एक्सियल की पोजीशन है। तो ये तेजी से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये हमने क्या लिया, जैसे C6D11H लिया, यानी साइक्लोहेक्सेन का लिया, बाकी तो ड्यूटेरियम ले लिया और एक हाइड्रोजन, क्योंकि अगर सारे हाइड्रोजन लेंगे तो पीक अलग तरीके से आएगी। तो हम कहते हैं, हमसे ये पूछा जा सकता है अक्षीय व निरक्षीय प्रोटॉन में किस प्रकार से विभेद किया जा सकता है साइक्लोहेक्सेन में। तो ये क्या होता है, तेजी से एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, तो हमें इसकी एक ही पीक प्राप्त होती है। लेकिन जैसे जैसे करेंगे हम, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो हमें क्या होता है, ये पीक है, ये इस तरह से पहले ब्रॉड होगी ऐसे करके, और फिर ये दो में टूट जाएगी। वो एक एक्सियल के लिए होगी और इक्वेटोरियल के लिए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में फिर कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ये दोनों चेयर फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसी वजह से हमें दो पीक प्राप्त हो जाती है। कब? जबकि आपने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया। तो ये एक और आपके, मैंने इसी तरह का एक एग्जांपल बता दिया एक्सियल और इक्वेटोरियल प्रोटॉन के लिए। अब आ रहा है कि एनएमआर सिग्नल के आधार पर निम्न युग्मों में विभेद किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो हमने जैसे फॉर्मूला लिया C2H6O, ये हमने लिया C2H6O, इसके दो इस प्रकार से आइसोमर हुए। ऐसे ही हमने लिया C3H6O2, ये इस तरह से, ऐसे C3H6O, तो ये हमको दिया, ऐसे ये दिया। अब हमें ये पता है कि भाई सीधी सी बात है, ये अल्कोहल है, इसकी 3 पीक होगी, 1 2 3, इसकी कितनी होगी, 1। इस प्रकार से अगर मान लो एसिड है तो 1 2 3 पीक होगी, इसकी कितनी होगी, 2। इस प्रकार से ये आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन, इसकी 1 पीक प्राप्त होगी, इसकी हमें कितनी प्राप्त होगी, 3 3, यहाँ हो गया 1। इस प्रकार से इसकी कितनी होगी, 1 2 3, जबकि इसकी कितनी होगी, इन दोनों की 1 और ये 2, तो यानी इसकी 2 पीक, इसकी 3 पीक। इस तरह से हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एनएमआर के आधार पर हम किसको कर सकते हैं, आपस में आइसोमर को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब लास्ट आता है हमारा
एनएमआर शिफ्ट अभिकर्मक क्या होते हैं? ये एनएमआर शिफ्ट अभिकर्मक क्या होते हैं? कई बार जो सिग्नल होते हैं आपको जो पीक प्राप्त होती है वो बहुत नजदीक होती है, हमें पता ही नहीं लगता है, ऐसे बिल्कुल पास 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 होती है, तो हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। तो ये शिफ्ट अभिकर्मक जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिग्नल को फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, रासायनिक शिफ्ट को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें सिग्नल साफ रूप से प्राप्त हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया है ट्रिस डाई पिवेलो मेथेनेटो यूरोपियम, और इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल। यानी ये क्या करते हैं, ये सिग्नल जो हमारे को कई बार बहुत अधिक नजदीक प्राप्त होते हैं, उनकी हम पहचान नहीं कर पाते, तो ये जो रिएजेंट होते हैं जब इनको हम डालते हैं तो ये सिग्नल को क्या करते हैं, फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, जिससे और रासायनिक शिफ्ट को परिवर्तित करते हैं, जिससे हमें सिग्नल साफ रूप से प्राप्त होते हैं। तो आज के हमने ये 10 क्वेश्चन लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।